जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज लगभग 1 महीने बाद आपकी क्लास रीस्टार्ट हो रही है। कुछ जेन्युइन कारणों की वजह से आपकी क्लासेस बंद थी, शादी ब्याह के चक्कर में चीज़ें सब रुकी हुई थी, बट अभी हम फ्री हैं और आपके कोर्स को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही UPTCT का पूरा सिलेबस तैयार है। रेगुलर क्लासेस आएंगी, थ्योरी की आएंगी। थ्योरी के साथ मैं कोशिश करूँगा उसकी MCQs की क्लासेस भी आपके साथ लेकर आऊँ, ठीक है। और YouTube के चैनल बटन के अंदर ही UPTCT फिज़िकल एजुकेशन का एक बैच है। आप उस बैच के अंदर जा कर के उन क्लासेस को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसमें पूरी थ्योरी क्लासेस रहेंगी। आज एक डेमो क्लास के तौर पे थ्योरी की क्लास रहेगी, जो कि YouTube पे जैसे फ्री चलती वैसे चलेंगी, ठीक है। और बाकी कल या परसों से आपका ज्वाइन बटन के अंदर UPTCT फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस रहेंगी। थ्योरी MCQs दोनों क्लासेस उसी में चलेंगी। साथ ही MP टेट की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं जल्दी ही, कल परसों, क्योंकि शायद इस मंथ के लास्ट में MP टेट का एग्ज़ाम है, तो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। BPSC वाले परेशान नहीं होंगे, ठीक है। उनकी भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी 2 से 3 दिन के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर। एक डेमो क्लास के रूप में आप देखेंगे कि अब जितने भी आपका थ्योरी पार्ट होगा, बहुत ही बोला जाए तो पॉइंटर्स के रूप में मैं क्लासेस को लेके आया हूँ, PPTs के रूप में। थोड़ी सी मेहनत लगी खाली नहीं बैठे हुए थे। शादी ब्याह में भी आपके लिए थोड़ा सा हमने मटेरियल पे काम किया है, स्टडी मटेरियल पे, तो यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही इन क्लासेस की जो PDFs होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों, ओके। सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें, ठीक है। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें, ठीक है। चलिए देर नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्पोर्ट्स इंजरीज़, खेलों में लगने वाली चोटों को। फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी टाइप का, चाहे वो TCT हो, PCT हो, इवन 11th 12th 10th, जिनमें भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हैं, इस टॉपिक से 100% 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पोर्ट्स इंजरी से 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल UPTCT और MP टेट या ये लगभग फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्ज़ाम्स के लिए 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे फिजिकल एजुकेशन के, शारीरिक शिक्षा के, इन टॉपिक से क्वेश्चन 100% आने हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मेरा जो कंटेंट रहता है वो बिल्कुल फिल्टर्ड रहता है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ा दिया, अगर उतना ही आपने ढंग से कैरी ऑन कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन डन है साथियों, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करेंगे, कुछ खास नहीं इंट्रोडक्शन में, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, कि दुनिया में हर दिन लाखों लोग, चाहे जिस भी उम्र के हों, किसी न किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में, खेल में इन्वॉल्व रहते हैं, उन गतिविधियों में भाग लेते ही रहते हैं, ठीक है। इसी को हम प्लेइंग बोलते हैं या खेलना बोलते हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्लेइंग से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और खेलों में भाग लेने से क्या होता है, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा बॉडी और माइंड का, है ना। आप में सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, आत्म अनुशासन आएगा, उसमें सुधार होता है। साथ ही बच्चों, व्यक्तियों में टीम वर्क सीखने के लिए क्या होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मूल्यवान होती है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। देखो थोड़ा सा थ्योरी चलेंगे तो ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी। अभी आपको जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ेगी आपको अपने काम की चीज़ें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए भी ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो क्लासेस है वो 11th 10th 11th 12th TCT PCT सभी लोग देखते हैं, तो कुछ कंटेंट उनके लिए भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल अलाइनमेंट दैट हिंडर अ पर्सन्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट हिम और हर परफॉर्मिंग, ठीक है। खेलों की चोटों को शारीरिक संरेखण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके संरेखण के रूप में, शारीरिक संरेखण के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, फिजिकल अलाइनमेंट के रूप में, जो किसी व्यक्ति के खेल प्रदर्शन में क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं, रुकावट डालने का काम करती हैं। जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में क्या डालने का काम करती हैं, रुकावट डालने का काम करती हैं, बाधा डालने का काम करती हैं, जिससे क्या होता है, उसका प्रदर्शन, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें
क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, डिफरेंट टाइप्स की आपको स्पोर्ट्स इंजरीज देखने को मिलेगी जहाँ से आपके क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं साथियों। ठीक है, तो बेसिकली आपकी रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल स्पोर्ट्स इंजरीज होंगी। रिपोर्टेबल के अंदर आपकी माइनर हो जाएगी, ठीक है, माइनर हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी और सीरियस इंजरीज में आ जाएंगी। नॉन रिपोर्टेबल में आपकी एक्यूट और क्रोनिक इंजरीज हो जाएंगी, माइक्रो ट्रॉमा, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, माइनर एंड मेजर इंजरीज आती हैं साथियों। ओके, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन कौन सी इंजरीज होंगी स्पोर्ट्स इंजरीज में आपकी? माइनर, मॉडरेट, सीरियस, एक्यूट और क्रोनिक इंजरीज होगी। यहाँ से सवाल पूछ सकता है, माइनर मेजर से पूछ सकता है, सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू इंजरीज से पूछे जाएंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक इंजरीज भी होती है, फिर माइक्रो ट्रॉमा एंड माइक्रो ट्रॉमा इंजरीज। इतनी टाइप्स की इंजरीज से कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा स्पोर्ट्स इंजरी में क्वेश्चन, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है माइल्ड इंजरीज में, माइनर स्पोर्ट्स इंजरीज में आती है हमारी माइल्ड, फर्स्ट डिग्री भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ तंतुओं को चीरते हुए, माइल्ड मीन्स क्या हो गया, ठीक है कुछ तंतुओं को चीरते हुए स्नायु बंधन का हल्का खिंचाव या एक मांसपेशी को सीधे झटका। ठीक है, माइल्ड स्ट्रेच, हल्का, माइल्ड मीन्स क्या हो गया, हल्का हो गया। जो हल्की इंजरीज होती हैं, हल्की या हल्का, ठीक है, नॉर्मल इंजरीज होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपके लिगामेंट्स थोड़े से स्ट्रेच हो जाएं, खिंच जाएं, ठीक है, या मसल डायरेक्टली हल्की ब्लो हो जाए, मांसपेशी में सीधा एक झटका लग जाए, तो ये आपकी माइल्ड इंजरीज में आती हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है भाई, इसमें थोड़ा बहुत आपको दर्द हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती, सूजन आ सकती है। ठीक है, पूर्ण सीमा के अंत में सूजन और दर्द महसूस होता है। मतलब जहाँ पर भी आपको किसी लिगामेंट में जहाँ उसकी एकदम लास्ट अटैचमेंट है वहाँ पर आपको हल्का सा पेन या स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या हमारी मसल्स जहाँ पर लास्ट तक कनेक्टेड है वहाँ आपको झटका महसूस हो सकता है। ठीक है, इसमें कार्यों का नुकसान नहीं होता। इस प्रकार की चोटों में सिंपल बेसिकली क्या होता है, आप हल्का फुल्का दर्द के साथ आप क्या कर सकते हो, काम अपना जारी रख सकते हो, अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को जारी रख सकते हो। ओके, तो माइल्ड इंजरीज में आ जाएंगी। नेक्स्ट, मॉडरेट, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, हल्की सी थोड़ी सी गहरी चोट हो जाए। ठीक है, सेकंड डिग्री अगर हम इसको ले लें, ठीक है, इसको मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा और अच्छे स्तर पे। ठीक है, तो यह स्नायु बंधन का खिंचाव और कुछ तंतुओं का फाड़ना होता है। इट इज़ स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट्स एंड टीयरिंग सम फाइबर्स। हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत टीयरिंग आ जाए, ठीक है, फट जाए। ठीक है, इट इम्पेयर्स एबिलिटी ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, या अनुबंध करने के लिए मांसपेशियों की क्षमता को बाधित करता है। ठीक है, आप ये जानिए, मसल जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल वगैरह पे, तो उसको क्या करेगा, हम कोई भी काम लेंगे मसल से अपने, ठीक है, तो उस वर्क, उस परफॉर्मेंस को, उस वर्क में बाधा डालने का काम करेगा। इस प्रकार की जो चोट होगी, ठीक है, स्लाइटली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। ठीक, माइल्ड में क्या था, परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं होता है, लेकिन मॉडरेट इन टाइप की जो इंजरीज होगी, स्पोर्ट्स इंजरीज, उसमें आपकी प्लेयर की परफॉर्मेंस में असर होगा या खिलाड़ी के प्रदर्शन को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। ओके, ध्यान रखना है। सीवियर स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाओ, मॉडरेट से भी ऊपर। ठीक है, तो इसमें लिगामेंट के गंभीर खिंचाव का परिणाम होता है, आपके लिगामेंट्स में अच्छा खासा स्ट्रेच देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे घायल संरचना का पूरा आंसू निकल जाता है, टीयर हो जाती हैं पूरी तरीके से, मुड़ जाना, एकदम रैप्चर हो जाएंगी। ठीक है, देयर इज सिग्निफिकेंट स्वेलिंग, ब्रूशिंग विथ सीवियर पेन इवन एट रेस्ट। सूजन अच्छी खासी आ जाएगी, और जब आप रेस्ट पीरियड में होंगे, आराम कर रहे होगे, तब भी आपको दर्द होगा। खेलते वक्त तो दर्द होगा ही इसमें, सीवियर इंजरीज में, लेकिन आप आराम कर रहे हो, रेस्ट करो, तब भी उस पार्ट पे क्या होगा, आपके पेन होगा, दर्द होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, मैक्रो ट्रॉमा या माइक्रो ट्रॉमा इंजरीज, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें, यह शरीर की स्वस्थ मांसपेशियों और ऊतकों पर अचानक आघात होता है। इट इज सडन ब्लो ऑन द हेल्दी मसल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी की हेल्दी मसल्स होती हैं, स्वस्थ मांसपेशियां होती हैं, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उस पर अचानक से कोई इम्पैक्ट हो जाए, आघात
हो जाए, उस प्रकार की मैक्रो ट्रॉमा इंजरीज में आती है। ठीक है, इसमें वन टाइम इंजरी भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं इसको हम? मैक्रो ट्रॉमा इंजरीज को हम वन टाइम इंजरीज भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन टाइम इंजरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए वन टाइम इंजरी किसे कहते हैं, तो माइक्रो ट्रॉमा इंजरीज को हम वन टाइम इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, जब माइक्रो ट्रॉमा का उचित इलाज नहीं किया जाता है और एथलीट गतिविधियां करना जारी रखता है, अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस करता रहता है, तो यह सूक्ष्म आघात में बदल जाती है, यानी माइक्रो ट्रॉमा में पहुंच जाती है। आपको चोट लग गई, डायरेक्ट ब्लो हो गया, आपको वन टाइम इंजरीज लगी, काफ़ी गहरी लगी, बट फिर भी आपने खेलना जारी रखा, तो वो सूक्ष्म आघात में बदल जाएगी माइक्रो ट्रॉमा में। ठीक है, यह प्रयोग की गई चोट है, ओवर यूज्ड इंजरीज इसी को बोलते हैं। आपको एल्बो में चोट लगी, फिर भी आप बैडमिंटन खेले जा रहे हो, उस चोट पे बार बार आपके क्या हो रहा है? असर हो रहा है, उस इंजरी पे ओवर यूज्ड हो रहा है। ठीक है, यह आमतौर पर बार बार छोटी चोटों के लिए दिया जाता है। ठीक है, माइक्रो ट्रॉमा अक्सर किसके लिए दिया जाता है? छोटी चोटों के लिए दिया जाता है। ओके, चलिए एक्यूट और क्रोनिक इंजरीज की बात करते हैं। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं साथियों, आपके एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो एक्यूट और क्रोनिक इंजरीज में क्या होता है? एक्यूट इंजरी की अगर हम बात करेंगे तो गंभीर दर्द के साथ शरीर पर अचानक तनाव होने पर चोट लगना, ध्यान रहे। ठीक है, इंजरीज व्हेन देयर इज सडन स्ट्रेस, अचानक से तनाव हो जाए, सडनली स्ट्रेस हो जाए बॉडी में, तो और सीवियर पेन के साथ। ठीक है, पेन बराबर रहेगा रेस्ट में भी और खेलते वक्त भी। जैसे आपका एंकल स्प्रेन हो गया, स्प्रेन मैंने आपको बताया था, स्प्रेन मतलब क्या होता है? स्प्रेन कैसी चोट होती है? स्प्रेन को हम क्या बोलते हैं? मोच बोलते हैं साथियों, क्योंकि ये किस चीज़ की चोट होती है? लिगामेंट की चोट होती है। ठीक है, लिगामेंट की चोट होती है। ठीक है, एंकल में स्प्रेन हो गया, आपके एंकल में टखने में आपके मोच आ गई। ठीक, स्ट्रेन्ड बैक हो गया, अकर सडनली ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ के दौरान। ठीक है, वहीं क्रोनिक इंजरीज की अगर हम बात करें तो क्रोनिक इंजरीज लंबे समय तक शरीर के किसी हिस्से पर लगातार तनाव के कारण पुरानी चोटें होती है, उसे हम क्रोनिक इंजरीज बोलते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, क्रोनिक इंजरीज आर कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस स्ट्रेस, लगातार उस चोट पर क्या बढ़ रहा है? तनाव पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, तो क्रोनिक इंजरीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो क्रिकेट में देखा होगा, सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो की इंजरी हुई, बार बार एक ही शॉट ले रहे हैं, एक ही शॉट ले रहे हैं, यहाँ पर इंजरी आ गई और बार बार आप खेल रहे हो, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या हो गया? टेनिस एल्बो। ठीक है, तो लगातार अगर किसी चोट पर क्या पड़े या बॉडी के पार्ट पर तनाव पड़ता रहे, तो वो किस में आ जाती है? क्रोनिक इंजरीज में आ जाती है। सॉफ्ट टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू इंजरीज, यहाँ से भी आपसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू इंजरीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ड टिश्यू इंजरीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हड्डी में चोट, आपकी बोन्स में, ठीक है, कार्टिलेजेस में चोट लगती है, इंजरी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर कहाँ होता है? हमारी हड्डियों में होता है, अस्थिभंग बोन्स में होता है ना। तो हार्ड टिश्यू इंजरीज आपकी बोन से रिलेटेड हो जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात अगर हम करेंगे तो नरम ऊतक की चोट से मांसपेशियों, लिगामेंट और टेंडन की चोट लगती है। इसमें मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स इंक्लूड होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंतर्गत। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। और ऐसी ही आपका पूरा यूपी टीजीटी का सिलेबस कंप्लीट है मेरे पास, सारी पीपीटीज़ एक एक टॉपिक की, थ्योरी की ऐसे, इसके साथ बस एमसीक्यूज़, इन्हीं के साथ एमसीक्यूज़ को भी ऐड करना है, वो भी ऐड ऑन हो जाएंगे। तो देर ना करके ज्वाइन बटन ज़रूर लें यूपी टीजीटी सिलेक्शन सीरीज़ का, ध्यान रखें साथियों। ठीक है, माइनर एंड मेजर इंजरीज़ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, माइनर और मेजर इंजरीज़। माइनर इंजरी में सबसे पहले मामूली चोटें जैसे खरोंच, यहीं से आपके सवाल अक्सर पूछे जाएंगे। खरोंच हो गई, कटौती हो गई, ये खेल के संपर्क प्रकृति में आम है, जैसे ब्रूजेस हो गया, ठीक है, कट्स हो गए। दीज आर कॉमन इन द कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर ऑफ स्पोर्ट्स। आप खेल में नॉर्मली आपको कट, खरोच, ये सारी चोटें आपको देखने को मिलेंगी, सब माइनर इंजरीज़ में आती हैं। मेजर इंजरीज़ में
ये वे चोटें हैं जो एथलीट के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। थोड़ी गहरी चोट होती है, जैसे हड्डी का टूटना हो गया, फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट का फटना हो गया या रैप्चर हो गया लिगामेंट्स आपके। सो दीज आर दोज इंजरीज विच कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट। एक ऐसी इंजरीज जो एथलीट्स के, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को इफेक्ट करे, प्रभावित करे, वो कैसी इंजरी कहलाती है? मेजर इंजरी कहलाती है। जैसे फ्रैक्चर हो गया या टीयर ऑफ लिगामेंट्स हो गया, लिगामेंट का फटना हो गया। ओके चलिए अब आ जाओ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक स्पोर्ट्स इंजरीज, आंतरिक और बाह्य खेलों की चोटें। ठीक है, एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी, ठीक है, ध्यान रखना। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी इंजरी या बाहरी चोटें। ये वे चोटें जो बाहरी शक्तियों से उत्पन्न होती हैं या बाहरी प्रभाव के कारण होती है। ध्यान रखना, बाहर से कोई आघात हो रहा है हमको किसी दूसरे पर्सन से, तो वो कैसी चोटें कहलाएगी? एक्सट्रिंसिक इंजरीज कहलाएगी। दीज आर दोज इंजरीज विच डेराइव फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस और कॉज्ड बाय आउटसाइड इम्पैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सरफेसेस चेंज फ्रॉम रनिंग ऑन ग्रास सिंथेटिक ट्रैक। जैसे आप पहले घास के मैदान में खेल रहे थे, अब आप किस में खेल रहे हो? सिंथेटिक ट्रैक में खेलना शुरू कर दिए, तो इसमें आपको ऐसी चोट लग सकती है। ठीक है, मैदान का या सतह का अचानक से चेंज हो जाना। ठीक है, इक्विपमेंट्स, गलत इक्विपमेंट्स आपने चूज कर रखे हैं। ठीक है, पुअर फुटवियर, आपने रॉन्ग तरीके से बहुत टाइट जूते पहने हैं या बहुत ढीले जूते पहने, तो इससे आपको चोट लग सकती है। ठीक है, फिर अनसूटेबल ट्रेनिंग शूज़। ठीक है, अनुपयुक्त प्रशिक्षण जूते। ठीक, मतलब अब आपको सिंथेटिक ट्रैक पे दौड़ना है और आप नॉर्मल कैनवास शूज़ पहन करके दौड़ रहे हो, वहाँ पर तो आपके स्पाइक्स ही चलते हैं ना, वही ग्रिप बनाएंगे। नॉर्मल पे दौड़ोगे तो चोट लगने के चांसेस रहेंगे। वहाँ का एनवायरनमेंट, पर्यावरण अगर डिफरेंट है, कोल्ड वेदर विथ इनएडिक्वेट वार्म अप, बहुत ठंडी जगह है और आपने पर्याप्त रूप से शरीर को गरमाया नहीं और खेलना शुरू कर दिया, तो आपको इंजरी हो सकती है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो एक्सट्रिंसिक इंजरीज होती हैं, गलत सतह चूज कर ली, ठीक है, इक्विपमेंट्स खराब है, साथ ही जो उपकरण है वो खराब है और आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण अनुकूल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपने वार्म अप वगैरह ढंग से कंडीशनिंग वगैरह नहीं की, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इंट्रिंसिक स्पोर्ट्स इंजरीज की यानी आंतरिक स्पोर्ट्स इंजरीज की अगर हम बात करें, तो आंतरिक चोटें व्यक्ति के मेकअप से संबंधित है, चेहरे का मेकअप नहीं है ना, सौंदर्य वाला मेकअप नहीं है। आप कैसे प्रिपेयर हो रहे हो एक स्पोर्ट्स के लिए, उसकी इंट्रिंसिक इंजरीज आर कंसर्न्ड विद द मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। वो खुद से व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार से तैयार हो रहा है वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल पुअर फिटनेस लेवल, अब उसका फिटनेस लेवल बहुत ही कमज़ोर था, शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से क्या था, कमज़ोर था, उतार दिए उसको खेलने के लिए, उसकी जान निकली जा रही है, दम है नहीं शरीर में, उतार दिए, है ना। फिर क्रोनिक फटीक, उसको बार बार थकान महसूस होती है ना, तो मसल स्टिफनेस है किसी को, ऐसे व्यक्ति को आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवा दिया तो उस इंजरीज का सामना करेगा ही करेगा। तो क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए चीज़ें, देखना है कि वो पर्सनली व्यक्ति उस स्पोर्ट्स के लायक है भी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, इसके बारे में हमने देख ही लिया था, फिर से एक बार देख लेते, इस चार्ट से आपको रिमाइंड हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज, ये तीन प्रकार की इंजरीज से आपसे सवाल पूछे जाएंगे भैया। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज किस में होती है? आपकी स्किन्स में और मसल में, आपकी त्वचा और मांसपेशियों में, ध्यान रखना। ठीक है, आपकी त्वचा और मांसपेशियों की इंजरीज होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ठीक है, त्वचा में कौन कौन सी इंजरीज होती है? अब्रेजन होता है, कंट्यूजन होता है, लैक्रेशन होता है, इनसीजन होता है, ब्रूजिंग होती है और ब्लिस्टर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके 100% सवाल आपके पेपर में आते हैं, लिख के ले लीजिए। अगर ये 6 पॉइंट्स को आपने तैयार रखा है, एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, मसल की बात करें तो मसल्स में आपका स्ट्रेन, स्प्रेन हो गया,
ठीक है। वैसे मसल में क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेन होता है, ठीक है। फिर बोन इंजरी की बात करें, इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स होते हैं अलग अलग। बोन इंजरीज में क्या आ जाते हैं, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, हड्डियों का टूटना आ जाता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो गया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, ऑब्लिक हो गया, कम्युनिटेड हो गया, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, स्पाइरल, कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेस फ्रैक्चर, सारे पढ़ेंगे आज हम, सारे कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है आपकी, ठीक है। जॉइंट इंजरीज के अंदर आपका डिसलोकेशन हो गया, डिसलोकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन हो गया। डिसलोकेशन बेसिकली कहाँ होता है, पुरानी क्लासेस में आप जाओगे मेरे, तो डिसलोकेशन बेसिकली वहाँ होता है जहाँ हमारा कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। डिसलोकेशन कहाँ होता है, जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, हमारे कंधों पे और हमारे हिप पे, कूल्हे पे, ठीक है। लग्जेशन होगा, सब लग्जेशन होगा, ठीक है। यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, लग्जेशन और सब लग्जेशन बताएंगे आगे क्या होता है ये, ठीक है। तो ये कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है जो होती ही होती है, और यहीं से आपके सवाल पुटअप होते हैं, यहीं से आपके पेपर में सवाल बनते हैं, इन्हीं टॉपिक से ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, क्या आता है भैया, अब्रेजन। आ जाओ, अब्रेजन। अब्रेजन क्या, यह वह चोट है जो किसी कठोर सतह पर गिरने से होती है जिससे त्वचा की अन्य परतें घिस जाती हैं। आपको दिख रहा होगा, अक्सर आप गिरते हैं रोड पे, ग्राउंड पे, या हार्ड ग्राउंड है, गिर जाओ तो छिल जाती त्वचा ना, तो त्वचा का छिलना ही क्या कहलाता है, अब्रेजन कहलाता है। त्वचा छिल जाएगी और हल्का हल्का रेडिश हो जाएगा, बाद में ब्लैक हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। सो इट इज़ द इंजरी दैट अकर्स फ्रॉम फॉल ऑन हार्ड सरफेस। जब आप हार्ड सरफेस पे गिरते हो तो आपको इस प्रकार की चोट का सामना करना पड़ता है। आपकी जो स्किन होती है रब ऑफ हो जाती है, ठीक है, रगड़ आ जाती है इसमें, ठीक है। त्वचा में रगड़ लगना क्या कहलाता है, अब्रेजन कहलाता है। इन दिस द स्किन इज पार्शियली डैमेज्ड और स्क्रैप्ड स्पेशली ओवर द एरिया वेयर इज द बोन वेरी क्लोज टू द स्किन। समझ में आया। इसमें त्वचा आंशिक रूप से क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। त्वचा का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, क्षतिग्रस्त किया जाता है, या विशेष रूप से उस जगह पर खुरच दिया जाता है जहां हड्डी त्वचा के करीब होती है। अब देखो आपको रगड़ अक्सर कहाँ लगती है, जहां पर बोन करीब होगी, यहाँ लगेगी, घुटने के पास लगती है, लगती कि नहीं लगती है, ठीक है, यहाँ पर भी लग जाती है। तो जहां आपकी बोन नज़दीक होगी, बोन का पार्ट जहां पर होगा, आप देखो आप फर्श पे गिरो, आप इसके भरोसे, यहाँ हड्डी है, इसके बल, यहाँ बोन है नहीं है, लेकिन पीछे साइड पे है, यहाँ पर है। तो जहाँ हड्डी के करीब आपकी त्वचा होगी, जहाँ टच करने पे हड्डी महसूस होती होगी, वहीं पर क्या होगा भैया, अब्रेजन की चोट आएगी, रगड़ की चोट आएगी, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, अब्रेजन क्लियर हो गया, दिख रहा है किस प्रकार की अब्रेजन की चोट होती है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, कंट्यूजन, ठीक है। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कंट्यूजन आपने देखा होगा अक्सर, यह मांसपेशियों के लिए गंभीर झटका होता है। मसल्स में एक सीवियर ब्लो हो जाए, गंभीर झटका लग जाए तो कंट्यूजन हो सकता है, ठीक है। कंट्यूजन कैन कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम रैप्चर स्मॉल कैपिलरीज। आपकी जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं उनमें क्या हो जाए, रैप्चर हो जाए, रक्तस्राव हो जाए। छोटी छोटी जो नसें होती हैं, कशिकाओं या कशेरुकाएँ बोलते हैं, हमारे शरीर में हर जगह नीला नीला दिखता है ना, छोटी छोटी पतली पतली नसें दिखती हैं, उन्हीं में क्या हो जाए, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए रैप्चर होने की वजह से, ठीक है। रक्तस्राव का कारण बन जाए, जो मांसपेशियों, टेंडन्स या अन्य नरम ऊतकों में घुसपैठ करने के लिए उड़ाते हैं, ठीक है। सो ब्लो इनफिल्ट्रेट मसल, टेंडन्स और अदर सॉफ्ट टिश्यूज। एंकल स्प्रेन और मोस्ट कॉमन कंट्यूजन। कंट्यूजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, एंकल में स्प्रेन होना, आपके टखने के पास में टेंडन में क्या आ जाए, लिगामेंट्स के आसपास जब आपको मोच आएगी तब आप देखोगे उस पार्ट पे अक्सर ब्लैक या ब्लू, एकदम डार्क ब्लू टाइप का पड़ जाता है, तो टखना मुड़ता है, सूजन, फिर वहाँ धीरे धीरे सूजन आने लग जाएगी, ठीक है। तो टखने में जो मोच आती है वो सबसे आम प्रकार का कंट्यूजन देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान चलते फिरते ही चोट लगा बैठता है। फिर आ जाओ, इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, लैक्रेशन पे और इंसीजन पे।
लैक्रेशन और इंसीजन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है लैक्रेशन, ठीक है। यह त्वचा की एक घाव है जो अपेक्षाकृत तेज वस्तु है, ठीक है। इट इज अ वाउंड ऑफ द स्किन कॉज्ड बाई रिलेटिवली शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट से, दिख रहा है, चोट लग जाए आपको नुकीली चीज से किसी, ठीक है। तो यह त्वचा में दांतेदार या स्वच्छ विराम हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा होगा। इंसीजन की बात करें, सो इट इज अ वाउंड ऑफ द स्किन कॉज्ड बाई ए शार्प ऑब्जेक्ट, चीरा लग जाना, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से चीरा लग जाए बस ऐसे, ठीक है, तो वो आपका इंसीजन कहलाएगा। त्वचा का घाव है जो किसी नुकीली चीज से होता है, चीरा लगाने से अधिक खतरनाक होती है चोट, ठीक है, ध्यान रखना है। लैक्रेशन इज मोर डेंजरस देन इंसीजन, जो लैक्रेशन होती है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये चोट काफ़ी खुल जाती है और आस पार काफ़ी, देखो फटेगा तो है ही है, साथ ही रगड़ फगड़ सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंबाइंड हो जाती है इसमें। इसमें केवल सिंपल सा चीरा होता है, जल्दी भर जाती है चोट, ठीक है। इंसीजन और लैक्रेशन आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। डायग्राम इसलिए मैंने ऐड किए ताकि आपके माइंड में एक बेसिकली इमेज क्रिएट हो जाए, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होती है अक्सर लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे हेमाटोमा, ठीक है, ब्रूजिंग एंड ब्लिस्टर्स। चलिए सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हेमाटोमा की। हेमाटोमा वह चोट है जिसमें ऊतकों के भीतर रक्त का संग्रह हो जाता है, आपके टिश्यूज के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाए, ठीक है। इट इज द इंजरी इन विच देयर इज कलेक्शन ऑफ ब्लड विद इन द टिश्यूज, दिख रहा होगा आपके टिश्यूज में क्या इकट्ठा हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हेमाटोमा। अक्सर आपने देखा होगा आपका पैर का अंगूठा अचानक किसी चीज़ से लड़ जाए तो वहाँ ब्लैक ब्लैक क्या हो जाता है, या दरवाजे में चपट गई आपकी उंगली तो खून जम जाता है कि नहीं स्किन के अंदर, आपके टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड का जमाव हो जाता है, वही क्या कहलाता है बच्चा, हेमाटोमा कहलाता है, ध्यान रखना है हेमाटोमा। ब्रूजिंग की बात करेंगे तो ब्रूज इज अ कॉमन स्किन इंजरी दैट रिजल्ट्स इन अ डिस्कॉलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। यह एक आम त्वचा की चोट है जिसके परिणाम स्वरूप मलिन किरण होता है, डिस्कॉलरेशन होता है, मलिन किरण, डिस्कॉलरेशन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप की चोट त्वचा के नीचे की क्षतिग्रस्त रक्त कोशिकाओं से रक्त त्वचा की सतह के पास इकट्ठा हो जाता है, परिणाम स्वरूप हम एक काले और नीले निशान के रूप में सोचते हैं, ये काला और नीला निशान के रूप में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लिस्टर्स की बात करें, ब्लिस्टर्स आपने देखा होगा, जैसे मैं हॉकी खेलता था, पास से अगर मैं आपको दिखाऊं छाले, तो यहाँ पर आपको डार्क दिख रहा है ना, ये ब्लिस्टर्स ही हैं। किसी चीज़ में क्या होता है, एक छाला त्वचा की ऊपरी परत के बीच तरल पदार्थ की एक जेब हो जाती है, ठीक है। सबसे आम कारण घर्षण, फ्रिक्शन, बहुत ठंड या जलन, संक्रमण और रासायनिक जलन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रगड़ लग रही है किसी एक पार्ट पर, रगड़ लगते, जैसे मजदूर को देखा होगा आपने, वो काम करता फावड़े से, तो उसके हाथों में आप देखोगे तो यहाँ गट्ठर या छाले, ब्लिस्टर्स इन्हीं को बोलते हैं। मेरे में कैसे हुआ, बाइक चला रहे हैं तो बार बार रगड़ लग रही है एक्सीलेटर वाले पार्ट में, इस हाथ में नहीं है, एक्सीलेटर किस हाथ में होता है, राइट हैंड में होता है बाइक के, तो बार बार चलाने से यहाँ पर क्या रगड़ से क्या हो रहा है, ब्लिस्टर्स पड़ गए, वहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, दर्द भी नहीं होगा चाहे जितना दबा लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, दिख रहा होगा आपके हाथ में, दिख रहे हैं यहाँ पर, अक्सर हाथ में होता है। हॉकी खेलने की वजह से पड़ा था, फिर बाद में बाइक चलाने की वजह से वो बनता ही गया। हॉकी में क्या होता है, आप ग्रिप पकड़े रहते हो, बार बार मारते हो, झटका लगता है, रगड़ लगती है। बैटिंग जो करते हैं उनके साथ भी होता है ना, उनको भी तो ग्रिप करनी पड़ती चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ चोटें हैं, इनके बारे में आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से पूछे जाते हैं, हेमाटोमा, ब्रिस्टिंग और ब्रूजिंग और ब्लिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो स्प्रेन और स्ट्रेन 100%, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और मैंने कई बार पिछली क्लासेस में बताया है आपको, और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बेसिकली स्प्रेन और स्ट्रेन में आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें लिगामेंट और टेंडन की चोट होती है ये, ठीक है। देखो टेंडन हमेशा यहाँ से याद रखना है, टी है स्ट्रेन में तो टी से टेंडन याद रखो, और यहाँ कुछ नहीं तो इसको क्या याद रख लो, लिगामेंट याद रख लो, ठीक है। टेंडन किसकी चोट होती है भैया, मांसपेशियों की चोट होती है,
लिगामेंट किसकी चोट होती है? बोन जॉइंट्स की, ठीक है, या हड्डियों की चोट भी कह सकते हैं। ठीक, स्प्रेन की बात करेंगे। एन इंजरी टू अ लिगामेंट, स्ट्रेच और टीयर, आपके लिगामेंट खिंच जाएं या फट जाएं, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर यूज और ट्रॉमा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो ओवर यूज इंजरीज में चली जाएंगी या ट्रॉमा इंजरीज में चली जाएंगी। ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन इन्वॉल्व्स अपीयरिंग, ट्रीटमेंट क्या है स्प्रेन का? पढ़ाया होगा मैंने, प्राइस पढ़ाया था, याद है? प्राइस, प्राइस में ही आई आता है, आई मीन्स आइस, बर्फ, आइस पैक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट देना है। एलिवेटिंग इन्वॉल्व ज्वाइंट, ई से क्या आता है? एलिवेशन आता है, पढ़ाया है मैंने। एलिवेशन मीन्स हर्ट लेवल से ऊपर कर देना चीज़ों को, एलिवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट, इन सीवियर स्प्रेन्स, अगर बहुत ही खतरनाक स्प्रेन है, गंभीर स्प्रेन हो गया, गंभीर मोच लग गई, तो ऑर्थोपेडिक सर्जिकल रिपेयर इज परफॉर्म्ड, तब आपको डॉक्टर के पास जाके ऑर्थोपेडिक सर्जरी करानी पड़ सकती है। ठीक है, स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन अभी मैंने बताया किसकी चोट होती है? टेंडन की चोट। टेंडन का काम क्या होता है भैया? क्या करता है टेंडन का काम? ये क्या करता है? मसल्स को किससे कनेक्ट करता है? बोन के थ्रू कनेक्ट करता है। लिगामेंट किससे काम कनेक्ट करता है? बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करता है, हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। अ स्ट्रेन इज व्हेन अ मसल इज स्ट्रेच, जब आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा खिंच जाए, स्ट्रेच हो जाए या फट जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेन कहलाएगी। ठीक है, खिंचाव बोलते हैं जिसको हम, खिंचाव, मांसपेशियों का खिंचाव या मांसपेशियों का फटना क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुल्ड मसल्स, ध्यान रखना, पुल्ड मसल भी बोलते हैं स्ट्रेन को। अ स्ट्रेन इज अ पेनफुल इंजरी, बहुत ही दर्दनाक चोट होती है। ठीक है, काफ़ी दर्द होता है इसमें। इट कैन बी कॉज्ड बाई एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट से हो सकती है। ओवर यूजिंग अ मसल्स, आप किसी एक मसल का बार बार इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपको हो सकता है। ठीक है, बार बार उस मसल्स पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है क्योंकि किसी काम को करने की वजह से, खेलने की वजह से, आपको बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार बैटिंग की 4 घंटे 5 घंटे से लगातार प्रैक्टिस किए जाओ तो एक मसल पे इस्तेमाल होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेन का सामना करना पड़ सकता है। और यूजिंग मसल इन द रॉन्ग वे, अगर आप गलत प्रकार से मांसपेशी का इस्तेमाल कर रहे हो तो, आई समझ में? अब आपका हाथ इससे पीछे नहीं जा रहा, फिर भी आप ज़बरदस्ती पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हो कोई शॉट लेने के लिए, तो क्या होगा? उस जगह पे स्ट्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, सो स्प्रेन और स्ट्रेन, लिगामेंट्स, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये मोच का है, ये आपका स्ट्रेन का पार्ट होगा, आपकी मसल्स में क्या आ जाते हैं? खिंचाव आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अक्सर देखने को मिलेगा खेलते वक्त या कुछ काम करते वक्त, ठीक, एंकल के ऊपर। ठीक है, टेंडन्स क्या करती हैं? आपकी बोन और हड्डियों के बीच में कनेक्टिविटी का काम बनाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी ये बोन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो मसल्स होती है उसके बीच में ही टेंडन का हिस्सा होता है जो उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर होती चीज़? तो स्प्रेन और स्ट्रेन क्लियर हो गया। स्प्रेन और स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। सो स्प्रेन और स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। स्प्रेन आपका हो गया लिगामेंट की चोट, स्ट्रेन आपकी हो गई टेंडन की चोट। टी से टेंडन याद रखना है। नेक्स्ट की हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। देखो ओके, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, बचना है, तो सबसे पहले रिड्यूस लोकल टिश्यूज एंड मेटाबॉलिक डिमांड्स, स्थानीय ऊतक और चयापचय मांगों को कम कर दें, तो आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। ठीक है, वहीं दर्द को प्रतिबंधित करें, दर्द को कम करने का प्रयास करें, पेन को मैनेज करने का प्रयास करें। ठीक है, सूजन कम करने का प्रयास करें अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को कम करना या उससे बचने की कोशिश करनी। ऊतक को आगे की चोट से बचाएं, यानी कि अगर आपके टिश्यूज़ पे चोट लगी है तो आराम करें,
ना कि फिर से खेलना चालू कर दें। आने वाली चोटों से बचाना है उस टिश्यूज़ को, ठीक है। मेंटेन जनरल लेवल ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड मॉस्कोस्केलेटल फिटनेस एंड एक्टिविटी। कार्डियो रेस्पिरेटरी और मॉस्को कंकाल फिटनेस और गतिविधि के समान स्तर को बनाए रखें तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल सकता है। साथियों, बोन इंजरी की बात करते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन 100% आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। बोन इंजरीज, क्लोज्ड फ्रैक्चर, पहले हम किसकी बात करेंगे, क्लोज्ड फ्रैक्चर की, ठीक है। इसमें हड्डी टूट जाती है लेकिन त्वचा में कोई खुला घाव नहीं होता है। आपकी त्वचा के अंदर बस हड्डी क्या होगी, टूट जाएगी। स्किन के ऊपर आपको किसी भी प्रकार की कोई चोट देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल दिख रहा है ना, यहाँ पर हड्डी क्या है, टूट गई, बस दैट्स इट इज कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, ये अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है, छोटे बच्चों में। क्यों, छोटे बच्चों की हड्डियां कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, टूटेगी नहीं। हड्डी थोड़ा सा मुड़ सकती है या बहुत माइनर सा क्रैक आ सकता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में हड्डी हल्का सा मुड़ जाएगी या बहुत ही माइनर सा क्या आएगा, क्रैक आ जाएगा, ठीक है। अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है। या एक अपूर्ण फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी मुड़ी हुई होती है, ठीक है। मुख्य रूप से किसमें होती है, ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर की बात करें, ठीक है। ऑब्लिक फ्रैक्चर दिख रहा है, ऑब्लिक मतलब क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जैसे किसी का एड्रेस होता है, जैसे मेरा एड्रेस है 45K/3M, ये क्या है, ऑब्लिक, तिरछी डंडी। तो ऐसे हड्डी टूट जाए आपकी, ये हड्डी है, ये दिख रहा है, ये ऑब्लिक, इस तरीके से तिरछी आपकी हड्डी टूटे तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहलाएगा। ओके, ध्यान रखना है, ठीक है। एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी ढलान होती है, तिरछी टूट जाए। एक फ्रैक्चर तब होता है या ये फ्रैक्चर तब होता है जब हड्डी के माध्यम से एक कोण पर ब्रेक हो जाए, एक एंगल क्रिएट हो जाए। एंगल हमेशा तिरछा ही होगा ना, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। ऑब्लिक फ्रैक्चर किसको कहते हैं, क्लियर हो गया। क्लोज फ्रैक्चर, हड्डी में स्किन पे कोई नुकसान ना पहुंचे, जस्ट हड्डी क्या हो, टूट जाए। ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, हड्डी मुड़ जाती है, माइनर सा क्रैक आ जाता है। ये अक्सर किस में होता है, चाइल्ड्स में होता है, बच्चों में होता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, हड्डी कैसी टूट जाए, तिरछी टूट जाए, एक एंगल का निर्माण हो जाए उसमें, ठीक। आई होप ये तीनों फ्रैक्चर आपके क्लियर हो गए होंगे, दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट, बोन इंजरीज में अगर हम बात करें, अब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर एक होता है। चौथा फ्रैक्चर हमारा कौन सा है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, या हड्डी की धुरी पर समकोण पर एक फ्रैक्चर होता है। हड्डी की जो धुरी होती है उसमें मतलब एकदम बीचों बीच से टूटे। कहाँ से टूटे, हड्डी मतलब एक हड्डी के एकदम मध्य हिस्से से टूटे, इसका जो बीच का हिस्सा होगा वहां से हड्डी टूट जाए तो वो क्या कहलाएगा भैया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। हड्डी कहाँ से टूट जाए, अपने बीचों बीच से। तो ये एक हड्डी धुरी पर समकोण एक फ्रैक्चर होता है। इट इज अ फ्रैक्चर एट राइट एंगल टू द बोन एक्सिस। बोन एक्सिस के एकदम राइट एंगल से हड्डी टूटे तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक है। फिर ओपन फ्रैक्चर, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछ लेता है कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है भैया, तो क्या बोल सकते हैं इसको, ओपन फ्रैक्चर बोल सकते हैं। अ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज स्टिकिंग थ्रू द स्किन, देयर इज एसोसिएटेड ओपन वाउंड इन द एरिया ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। वह फ्रैक्चर जिसमें हड्डी त्वचा के माध्यम से चिपक रही है। एक ऐसा फ्रैक्चर हो जाए जिसमें हड्डी किससे चिपक रही हो, त्वचा के माध्यम से। देखो, टूटने के बाद यह हड्डी किससे चिपक गई, आकर त्वचा किस पास जाकर चिपक जाए टूटने की टेढ़ी मेढ़ी होकर, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाएगा। ओके, ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रैक्चर के क्षेत्र में एक जुड़ा हुआ खुला घाव हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक। फिर वहीं आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो जाता है। इम्पैक्टेड एक ऐसा फ्रैक्चर जिसका एक सिरा दूसरे में चला जाए, मतलब एक हड्डी का हिस्सा टूटने के बाद, ये हड्डी टूटने के बाद इसका कोण निकल के इसमें घुस गया, दिख रहा है, ये हड्डी टूटने के बाद उसी हड्डी में घुस गई जाकर, तो इम्पैक्ट कर दी, मतलब उसी टूटी हुई हड्डी के ऊपर ही जाकर इम्पैक्ट कर दे, उस पर आघात कर दे, घुस जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक है। या आमतौर पर बच्चों में हाथ के फ्रैक्चर में देखा जा सकता है।
ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट की हम बात करेंगे कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर की बात करें तो क्या ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी जो होती है वो कई हिस्से, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। देखो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने ढेर सारे टुकड़े हो गए। इस तरीके से हड्डी टूटे कि उसके कई टुकड़े हो जाए तो वो कैसा फ्रैक्चर कहलाएगी? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाएगा। कम्युनिटेड कैसा फ्रैक्चर कहलाएगा? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की हम बात करें तो क्या कह रहा है? एक ऐसा फ्रैक्चर कि आसपास संरचनाएं घायल हो जाए, मतलब हड्डियों के आसपास हमारी स्किन है, कैपिलरीज हैं, नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उन चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा दे। स्किन से फट के हड्डी बाहर आ गई, स्किन को फाड़ते हुए बाहर आ जाए, ठीक है, ब्लड भी निकल जाए, रक्त वाहिकाएं फट जाए, मसल टीयर हो जाए, फट जाए, तो कैसा आएगा? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें नसों, धमनियों, नसों को नुकसान हो सकता है इस प्रकार के फ्रैक्चर में साथियों। नेक्स्ट वन है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, दबाव की वजह से। अ टाइनी क्रैक्स इन अ बोन, आपकी हड्डियों में छोटा सा क्रैक देखने को मिल जाता है, ठीक है। देयर्स कॉज्ड बाई रेपिटेटिव फोर्सेस, जब आप रिपीट कोई फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पंजों पे बार बार जोर पड़ रहा है, बार बार जोर पड़ रहा है, तो वहाँ पर हड्डी प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो जाती है? स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्रैक हो सकती। टूटेगी नहीं, क्या होगा? क्रैक आ जाएगा, दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाएगी? दरार पड़ जाएगी, ठीक है। ऑफन फ्रॉम ओवर यूज, जब आप ओवर यूज एक्टिविटीज करते हो, उस हड्डी पे बार बार जोर पड़ रहा है, बार बार जोर पड़ रहा है, तो उसमें क्या आ जाती है? माइनर सी दरार आ जाती है, सच एज रेपिटेडली जंपिंग एंड डाउन रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। जंपिंग अप एंड डाउन, आप लंबी दूरी की दौड़ कर रहे हो, उसमें जंप कर रहे हो, फिर डाउन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, फिर डाउन कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? बार बार आपकी उस पंजे की हड्डी पर क्या पड़ रहा है? स्ट्रेस पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, उसकी वजह से क्रैक आ सकता है, ठीक है। तनाव एक हड्डी में छोटे दरारों फ्रैक्चर, उसी को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। दोहराव के बल के कारण होते हैं, बार बार रिपीट करना, ठीक है, जैसे बार बार ऊपर और नीचे की तरफ कूदना या लंबी दूरी तक दौड़ना। अब जैसे रस्सी कूदते हो ना बार बार, तो ज़्यादा रस्सी कूदने से भी आपके पंजों पर स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। या मैराथन दौड़ रहे हैं 42.195 किलोमीटर, उस पर भी ऐसा देखा जा सकता है साथियों, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हो गए जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किया भाई? सिंपल फ्रैक्चर डिस्कस किया, हड्डी के बस 2 टुकड़े हो जाए, या ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर डिस्कस किया, जो स्किन के साथ क्या रहे? टच हो जाए अंदर से। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? हड्डी हल्की सी मुड़ जाती है, ये अक्सर किस में होती है? बच्चों में होती है, ये ध्यान रखना है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है भैया? हड्डी के कई टुकड़े हो गए, एक हड्डी कई जगह से टूट जाए तो कैसा फ्रैक्चर कहलाएगी? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाएगी। इंपैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है? एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी में घुस जाए तो इंपैक्टेड फ्रैक्चर हो गया। क्लियर इतनी चीज? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, फ्रैक्चर आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और बच गया था, कौन सा? स्ट्रेस फ्रैक्चर, बता ही दिया। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होता है? बार बार ओवर यूज होने की वजह से क्रैक आ जाता है हड्डियों में, ठीक है। चलो, कारण क्या है भैया? स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण का है, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण क्या होंगे? कारण क्या कारण हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के? कारण ब्लू वाला सही दिख रहा है ना, ज़्यादा लेट। तो चलो, कारण ट्रॉमा, एंडोजीनियस कॉज हो जाए, एसोसिएटेड फैक्टर्स हो जाए, लैक ऑफ नॉलेज हो जाए, ठीक है, जानकारी की कमी हो जाए, अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाए, आपको गलत तरीके से आपको ट्रेनिंग दे दी जाए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। आप स्पोर्ट्स करते वक्त, प्लेइंग करते वक्त आपका मन कहीं और है, खेल कहीं और रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको चोट लग सकती। मसल इम्बैलेंस हो जाए, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट्स हों, इक्विपमेंट्स गलत तरीके से हों, केयरलेसनेस हो, आप सही तरीके से खेल नहीं रही हो, ओवर ट्रेनिंग, ज़्यादा ट्रेनिंग दे दी जाए, क्षमता से ज़्यादा, मसल में स्टिफनेस हो जाए, क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म, फॉल्टी बायोमैकेनिक्स, गलत, स्पोर्ट्स में भी बायोमैकेनिक्स होती है ना, ठीक है, गलत तरीके से उसको यूज़ किया, फेंकना शॉर्ट पुट ऐसे था, उठा के ऐसे फेंक दिया, क्या होगा?
चोट लगने की, पास्ट इंजरी, कोई पुरानी चोट लगी हो उसकी वजह से, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस कमज़ोर थी, कमी थी उसमें, उसकी वजह से खेल में चोट लग सकती है आपको। फुटवियर, आपने जूते कैसे पहने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में इंजरीज़ के ऊपर। इन टाइप से आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ होने के चांसेस क्या हो जाते हैं भैया, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ये इतने कारण हैं, कारण आपको ध्यान में रखने हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि हम कारण जान लिया हमने, अब बचाव कैसे कर सकते हो भैया, कारण तो पता हो गए, बचाव कैसे करेंगे। तो कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, चोट लगने के बाद उसका रख रखाव करोगे, उससे बेहतर है कि आप अपनी चोट को क्या कर लो, बचा लो, लगने से प्रिवेंट कर लो। इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ध्यान रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अब देखो प्रिवेंशन, बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर फिटनेस, हम अपनी फिटनेस पे बराबर ध्यान दें, अच्छे से फिट रहें। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जो भी खाने पीने की चीज़ है, न्यूट्रिशन है, वो हम अच्छे से लें, अच्छे से पानी पिएं, अच्छे से हमारी डाइट हो। ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट, जो इवेंट होते हैं स्पोर्टिंग, उसको अच्छे से चुनें। वार्म अप करें खेलने से पहले, बढ़िया से शरीर को गरमाएं। स्पोर्टिंग कंडक्ट, कहाँ कैसे कंडक्ट हो रहा है उसका ध्यान रखें। प्रॉपर रेस्ट लें, अच्छे से नींद लें। प्रॉपर किट का इस्तेमाल करें, किसी खेल को यूज़ करने के लिए जो जो सामान चाहिए होता है उसी सामान से खेलें, ना कि अब क्रिकेट खेल लो तो डंडा ले खेले लगे हो। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी उसी चीज़ से खेलें। मेडिकल सुपरविजन में खेलें, आप जहाँ खेल रहे हैं वहाँ आसपास ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। चोट लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह वहाँ पर आपके पास होना चाहिए। फटीग का ध्यान रखें, थकान की अवस्था में ना खेलें। ओके, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा रखें। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एडी का इस्तेमाल करें, गार्ड्स लगा के रखें, शिन गार्ड्स लगा के रखें, फुटबॉल हॉकी खेलते वक्त एल्बो गार्ड्स लगा के रखें। क्रिकेटर्स देखो ना पैड लगा कर खेलते हैं, अब लेदर की गेंद से खेलो, बिना पैड के खेलना मतलब तोप हूँ। हेलमेट नहीं पहना है, एक बॉल लगी उड़ गया, बीच से खोपड़ा खुल गया है तो क्या होगा, ज़्यादा नेता नहीं बने खेलते वक्त। इक्विपमेंट्स का ध्यान रखें, प्रोटेक्टिव गार्ड्स का। एडहेरिंग टू नॉर्म्स, बैंडेज वगैरह अपने पास रखें। ठीक है, कॉमन सेंस रखें कि ऐसे खेलेंगे तो चोट कम लगेगी। पता चला बैल की तरह खेले चले जा रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉमन सेंस का यूज़ रखना। भैया के सामने लड़ोगे तो टूट जाओगे, तो ज़बरदस्ती घुसना नहीं है। कूल डाउन रहें, नॉर्मल रखें, स्ट्रेस ना होने दें। प्रॉपर क्लॉथिंग एंड फुटवियर, जो भी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो किट्स होती हैं, जो कपड़े होते हैं, जो जूते होते हैं, उनका ध्यान रखना, वैसे ही पहने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल में आपकी स्लीवलेस टी शर्ट होती है, हाफ टी शर्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपको हाथ का ज़्यादा ऊपर नीचे इस्तेमाल करना पड़ता है। अब स्लीव बंदी रहेगी तो हाथ फंसेगा कि नहीं फंसेगा, तो चोट लगने की संभावना बढ़ेगी। तो प्रॉपर क्लॉथिंग और फुटवियर का ध्यान रखना है। एनवायरनमेंट कंडीशन का भी ध्यान रखना है। मार गर्मी एकदम धुआंधार स्थिति पे है, निकल गए खेलने, वापस लौटे तो कलुआ गए हैं, पूरी शरीर का पानी निकल गया, तो ध्यान रखना है। एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, उसके सराउंडिंग आपकी ड्रेसअप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इंजरीज में, खेलों में लगने वाली चोटों से खुद का बचाव कर सकते हैं साथियों। ओके, ध्यान रखिएगा। चलो जॉइंट इंजरीज की बात कर लें। अक्सर यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जोड़ों में लगने वाली चोटें। जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? दो हड्डियों के बीच में, जो जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलकर जुड़ती हैं वही क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है, जोड़ कहलाता है। जोड़ में कौन सी चोट होती है? डिसलोकेशन होती है भैया। डिसलोकेशन आपके कहाँ होता है? शोल्डर में होता है और हिप में होता है। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं थंब में भी आपके डिसलोकेशन देखने को मिल जाता है। आई होप सो। ठीक है, एक जगह जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ एक साथ आती हैं, जिसमें आपसी हड्डियों के सिरों को उनके सामान्य पदों से मजबूर किया जाता है, दर्दनाक चोट अवस्था के रूप में खराब हो जाती है और आपके जोड़ को स्थिर कर देती है। इसमें एक बॉल होती है, ये हड्डी की बॉल होती है, एक सॉकेट के अंदर घुसी होती है शोल्डर में आपके, जिससे हमारी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ठीक। तो डिसलोकेशन ध्यान रखना, शोल्डर हिप में हो गया। फिर लक्सेशन की बात करें, द एक्ट ऑफ डिसलोकेटिंग अ बोन और पुटिंग एट अ जॉइंट आउट ऑफ पोजीशन। ध्यान समझिएगा, लक्सेशन किसको बोलते हैं?
डिसलोकेटिंग अ बोन और पुटिंग अ जॉइंट आउट ऑफ पोजीशन। ये जॉइंट है, ठीक है, दो हड्डियों का, इसमें जो है यहां से उखड़ के बाहर आ जाए एकदम से। ये सॉकेट यहां है, लो भैया निकल के कहां आ गई, बाहर आ गई, तो ये क्या कहलाएगा, लक्सेशन कहलाएगा। ठीक है, द कंडीशन ऑफ डिसलोकेशन और बीइंग आउट ऑफ जॉइंट, जॉइंट से बाहर निकल जाए दूसरा सिरा तो क्या कहलाएगा, लक्सेशन कहलाएगा। सब लक्सेशन क्या होता है, सब लक्सेशन इज एन इनकम्प्लीट और पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट और ऑर्गन। आपका ये था थोड़ा सा खिसक के हिस्सा बाहर आ गया, ठीक है, इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से बाहर ना आए, आधा लटक करके बाहर आ जाए तो सब लक्सेशन हो गया। ठीक, सबलक्सेशन इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रचनात्मक डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। तो ये थी आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज। आई होप डिसलोकेशन, लक्सेशन और सबलक्सेशन, इसी डिसलोकेशन का ही पार्ट होता है लक्सेशन और सबलक्सेशन। लक्सेशन के अंदर आपका एक सिरा पूरी तरीके से बाहर आ जाता है, बॉल जो होती है सॉकेट से पूरी बाहर आ जाती है, और सबलक्सेशन में पार्शियली बाहर आती है, हल्का सा बाहर आती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या क्या है भैया, इलाज, अगर इंजरी होगी तो ट्रीटमेंट किस किस प्रकार के हैं, एक है नॉन सर्जिकल, एक है सर्जिकल, और एक है फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन। सर्जिकल जिसमें, नॉन सर्जिकल जिसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ दवाइयाँ वगैरह दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया था। सर्जिकल में क्या होगा, फिर चीर फाड़ होगी उसकी, ठीक है, चीर फाड़ करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, सिकाई वगैरह करवा सकते हैं, मशीनों से होती है ना सिकाई, या रिहैबिलिटेशन, करेक्टिव एक्सरसाइज की जा सकती है। ठीक है, रेस्ट करके करेक्टिव एक्सरसाइज में, रिहैबिलिटेशन की, पुनर्वास में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इतने प्रकार से आपके ट्रीटमेंट हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के, पूछ सकता है यहाँ से सवाल। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर नॉन सर्जिकल, अगर नॉन सर्जिकल करना है तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे भैया, 100% देखने को मिलेंगे। चलो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्राइसर, प्राइस पढ़ाया था ना मैंने, PRICE, इसमें R और जोड़ लेना। ठीक है, P4 क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है या प्रिवेंशन होता है, यानी कि बचाव, प्रोटेक्ट यानी कि बचाव। ठीक है, इट इंक्लूड्स इमोबिलाइजेशन विथ स्लिंग्स, टेप्स एक्सेट्रा, मोबिलाइज आर्म एंड शोल्डर। आपने देखा होगा कुश्ती के खिलाड़ियों को यहाँ चिपकाए रहते हैं, यहाँ चिपकाए रहते हैं, यहाँ चिपका लेते हैं बैंडेज टाइप का, देखा है कभी, अगर टीवी वगैरह में अगर आप लोगों ने देखा होगा, या स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा, तो ये क्या प्रोटेक्शन है, प्रिवेंट कर रहे हैं भाई, इस मसल से हमको ज़्यादा यूज़ लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने बैंडेज चिपका दिया। अब क्या होगा, ज़्यादा मसल खींचेगी नहीं, पकड़ के रखेगी एक दूसरे को, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। रेस्ट करना है, रेस्ट शुड बी डन, अवॉइड फर्दर इंजरीज एज इट डिक्रीजेस ब्लड फ्लो। आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। अगर इंजरी को, अगर आप प्रॉपर आराम कर रहे हैं तो वो इंजरी को अवॉइड करेगी, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, क्या होता है, जब आप आराम की स्थिति में होते हो तो ब्लड का फ्लो शरीर में कम होता है कि ज़्यादा होता है, कम होता है। और ब्लड फ्लो जितना कम होगा आपकी चोट पे आराम उतना ही ज़्यादा होता है। आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोच वगैरह आ गया तो फटाक से आइस का इस्तेमाल कर लिया, बर्फ़ से सिकाई कर ली, जिससे क्या होती है, सूजन में कमी आएगी, पहली चीज़। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। इट इन्हांसेस हीलिंग प्रोसेस, ये आपकी चोट को सुधारने में क्या करता है, बढ़ाता है, मदद करता है। डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन, जलन को क्या करेगा, कम करेगा। कंप्रेशन, कंप्रेशन मीन्स दबाव डालना। ठीक है, इट कैन स्टॉप ब्लीडिंग एज वी कैन यूज एडहेसिव एंड नॉन एडहेसिव स्प्लिंट्स एक्सेट्रा। आपका सर फट गया, क्या करते हैं, पट्टी बांध के दबाव डाल देते हैं। मोच आ गई तो गर्म पट्टी बांध देते हैं ना, उसके दोनों साइड से मिलाकर बढ़िया से, ताकि उसमें मूवमेंट कम हो सके, जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, फिर एलिवेशन, उठाना, हार्ट लेवल से ऊपर उठा देते हैं चोट लगे हुए हिस्से को। एलिवेट इंजर्ड पार्ट वाइल बीइंग कंप्रेस्ड। ठीक है, फिर रेफर, अगर इन सब चीज़ों से भी काम नहीं बन रहा है तो कहाँ रिफ़र कर दें यार से, चल भैया लई चलो एक उठाए के, कहाँ, हॉस्पिटल टांग ले जाते हैं, फिर स्ट्रेचर में लेटा के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।
मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब इन स्पोर्ट्स इंजरीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे हम। मैनेजमेंट बोले तो खेलों में लगने वाली चोटों का क्या करना है भैया, हमको प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। अर्ली डायग्नोसिस, पहले ही पहचान लीजिए किस प्रकार की चोट है, जैसे ही लगी फटाक से पहचान लो, तभी तो फर्स्ट एड दे पाओगे उसके हिसाब से। फर्स्ट एड दे दिया, इमीडिएट मैनेजमेंट करो तुरंत, ये नहीं कि रुक जाओ, ठीक है लग गई अभी देख लेंगे शाम तक में, शाम तक में तो कहानी लग जाएगी उसकी, ठीक है। लेटर मैनेजमेंट हो गया, फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड में आपको क्या याद रखना है, DRBAC, ये बहुत काम आएगा। जब भी फर्स्ट एड बॉक्स की बात आए तो हमेशा DRBAC का नाम याद रखना है। D से डेंजर, R से रेस्पॉन्स, B से ब्रीदिंग, A से एयरवे, C से सर्कुलेशन, ठीक है। फर्स्ट एड आप दे रहे हो तो डेंजर का ध्यान रखो, खतरे से बाहर निकालो, ना कि खतरे में डाल दो उसको, हड्डी टूट गई मार दबाए पड़े मुरोड़ पुरोड़ दिया उसको, हाँ खतरे से निकालने बन जाए और खतरे में डाल दिया। रेस्पॉन्स क्या आ रहा है ये देखना है, वो रेस्पॉन्स क्या कर रहा है जिसको चोट लगी है टच करने पे, ठीक है। ब्रीदिंग का ध्यान देखना है, उसको सांस लेने की प्रॉपर जगह में झुंड बना के घेर लिए उसको, बेचारा दम घुटने से ही मर गया वो, लाओ देखिए मऊ देखिए मऊ देखिए, है तो खुले वातावरण में रखें उसको, अच्छे से सांस वगैरह लेने दें, ठीक है। एयरवे, माहौल का ध्यान रखना है। सर्कुलेशन का ध्यान रखना है, उसकी बॉडी में फास्ट ब्लड का सर्कुलेशन ना हो, उसको कूल डाउन रखना है, ठीक है। अवॉइड, ठीक है, किन चीज़ों से अवॉइड करना, तो उसको ध्यान रखना है हार्म, HARM ध्यान रखना है। H फॉर हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना है उस चोटिल व्यक्ति को। अल्कोहल से बचाना है, शराब का सेवन ना करने पाए, नहीं चोट जल्दी ठीक नहीं होगी। रनिंग से बचाना, पतला दौड़ने कूदने लग गया, भागने लग गया। फिर मसाज से बचाना है, आई बात समझ में, चोट लगने के बाद आओ अभी मसाज कर देते हैं, थोड़ा सा खिंचा उचा हुआ है मसाज कर दी और निपट गया, जो थोड़ी बहुत ऐठन थी वो और बढ़ गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल, ओके। नाउ नेक्स्ट, और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं भैया, एक माइस ट्रीटमेंट भी होता है, यहाँ से पूछ लेता, माइस इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। माइस ट्रीटमेंट, M फॉर मोबिलाइजेशन, I से आइस, C से कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन, ठीक है। रेस्ट थेरेपी भी होती है, R फॉर रेस्ट, E फॉर एलिवेट, S फॉर सपोर्ट, T फॉर टाइट, ओके। कहाँ देते हैं रेस्ट थेरेपी, हड्डी टूटने पे, मोच आने पे, कैसी थेरेपी, रेस्ट थेरेपी, ठीक है। मसल का खिंचाव आ जाए वहाँ मोबिलाइजेशन, आइस, मोच आ जाए, ठीक है, ऐसे कंप्रेशन दे सकते हैं सर फटने पे, एलिवेशन हार्ट लेवल के ऊपर उठा सकते हैं, ध्यान रखना है। इन दोनों पॉइंट से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन में कैसे होता है, तो थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है, पैसिव एक्सरसाइजेस, असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना है। रिहैबिलिटेशन ये आपका फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, हीट थेरेपी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, शॉर्ट वेव थेरेपी दे सकते हैं, माइक्रोवेव थेरेपी, टेंस, हाइड्रोथेरेपी, मसाज, ये कुछ प्रकार की रिहैबिलिटेशन की थेरेपीज़ हैं जिससे चोटिल व्यक्ति को आराम दिया जा सकता है या उसकी चोट को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल बिल्डअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एथलीट का मनोवैज्ञानिक रूप से एक एथलीट को बिल्डअप करना, तैयार करना ज़रूरी होता है। अगर उसको चोट लगी है, पता चला वो खेल रहा था, गिर गया, हड्डी टूट गई या सर फट गया, खून बह रहा, 4 लोग पहुँचे, 4 खिलाड़ी, भाई इसका तो बहुत खून बह गया, अभी पता नहीं बचेगा कि मरेगा, निपट जाएगा, सुन रहा है वो सारी चीज़ें, उसका क्या होगा, घबराहट बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, तो खून जो बह रहा है वो और क्या होगा, और तेज़ी से बहेगा। उसको कूल डाउन करो, मानसिक रूप से क्या रखो, उसके में तनाव ना आने दें, ठीक है। ट्रीट विथ विजुअलाइजेशन ऑब्जर्वेशन, दृश्य और अवलोकन के साथ व्यवहार करें, उसको देखें उसकी स्थिति क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। एथलीट अवसाद, तनाव, गुस्सा, चिंता की प्रतिक्रिया में ना आने पाए, नकारात्मक विचारों का उन्मूलन, ठीक है, नेगेटिव थॉट उसके मन में ना आने दें, लगी अरे कोई बात नहीं, चलो इतना सही तो लगे तो पट्टी बांध दी, खून बंद हो गया, इतने में क्या होगा, शांत हो जाएगा वो, उसके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं है, पता अब क्या होगा,
मेरे अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी, मुझे सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, MRI कराना पड़ेगा, सोच सोच के मर जाएगा बेचारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तनाव का प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है उसके स्ट्रेस का। अगर उसमें तनाव आ रहा है उसको समझाएं, सांत्वना दें, ठीक है, विश्राम दें, ठीक है, रिलैक्सेशन गोल सेटिंग करें, उसकी पीरियडाइजेशन की प्राथमिकता देनी है उसको, ठीक है, प्रियोरिटाइजेशन टू ओवरकम नर्वसनेस, फटीक, एग्जॉक्शन, घबराहट, थकान, थकावट दूर करने के लिए उसको प्रिपेयर करें जो हो सकता है। टू अचीव बियॉन्ड फिजिकल स्टैंडर्ड, उसको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को अचीव करने में उसकी सहायता करें, उसका दिमाग मस्तिष्क को और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। कंट्रोल ऑफ पेन रिलैक्सेशन टेक्निक, विश्राम तकनीकों द्वारा उसके दर्द का नियंत्रण किया जाना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल बिल्डअप होता है एक एथलीट का। अगर इतनी चीज़ें करता है तो उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिकल एजुकेशन एरिना। आई होप आज की ये डेमो क्लास आपको पसंद आई होगी थ्योरी की। नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरी के साथ लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं। सो देर ना करें, कल से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ज्वाइन बटन के अंदर UPTCT के लिए स्पेशल बहुत ही बेहतरीन, बाकी यूट्यूब पे नॉर्मली MCQs की सीरीज़ चलती रहेगी। थ्योरी क्लासेस जितनी भी हैं, जितनी भी थ्योरी क्लासेस अब मेरी आएंगी वो UPTCT की जो बैच आपको दिखेगा ज्वाइन बटन के अंदर, उसके अंदर ही चलेगी। ये हालांकि अभी नॉर्मल यूट्यूब पर क्लास है, इससे भी सारे टॉपिक्स की PPTs बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन इसी तरीके से पॉइंटर वाइज मैंने प्रिपेयर करी हैं। इन सारी PPTs का बंडल अगर किसी को चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी दिख रहा होगा। पूरी PPTs का बंडल आपको एक बार में बहुत रिलायबल अमाउंट पे आपको मेरे द्वारा यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, थ्योरी क्लासेस आपकी पेड बैच में चलने वाली हैं, कल से रेगुलर चलेंगी ज्वाइन बटन के अंदर। सभी के सभी वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें, चाहे वो UPTCT नाम से है लेकिन उसमें आप MP टेट, BPSC जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम है सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार थ्योरी क्लास आपने कंप्लीट कर ली तो आपको किसी भी बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। 15 से 20 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।